नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉ बेस्टो चैनल में। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। और ये जो वीडियो होगा ये डाइंग डिक्लेरेशन की सीरीज़ में फोर्थ एंड लास्ट वीडियो है। अगर आप इन चारों वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से, और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ज़रूर उन तीनों वीडियोज़ को इस वीडियो देखने से पहले ज़रूर देखें। और अगर आपने ये चारों वीडियो देख ली है तो डाइंग डिक्लेरेशन का हर एक टॉपिक आपका कवर हो चुका है। अब आप इसको चाहे एलएलबी हो, एलएलएम हो, जुडिशरी हो, कोई भी लॉ वाला एग्ज़ाम हो, उसमें आप बिल्कुल इसका एक क्वेश्चन, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। बट इससे पहले एविडेंशियरी वैल्यू की मैं आपको मीनिंग बता दूं। एविडेंशियरी वैल्यू का मतलब होता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में किस एविडेंस को कितनी वैल्यू मिलेगी। मतलब जैसे हम सुनते हैं कि अगर मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं तो उसकी हायर फुटिंग्स में वैल्यू है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन वहीं अगर पुलिस के सामने कोई स्टेटमेंट दी है उसकी ज़ीरो वैल्यू है कोर्ट के सामने। ठीक है, तो एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ पुलिस स्टेटमेंट मतलब पुलिस के सामने दिए गए बयान अगर कोई है उनकी क्या वैल्यू है, ज़ीरो, नील। बट मैजिस्ट्रेट के सामने 164 में अगर बयान दिए हैं तो उसकी वैल्यू बिल्कुल सबसे ज़्यादा वैल्यू उसकी है। तो ऐसे ही हम ये क्राइटेरिया सेट है कि एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन क्या होगी। मतलब जैसे मृत व्यक्ति कुछ बोल के चला गया, अब क्या हम उसके स्टेटमेंट पे हम किसी को सज़ा दे सकते हैं? वही यहाँ पे हमें देखना है, वही जानना है कि हम उसकी जो बात उसने डिक्लेयर करी है उसको हम कितनी वैल्यू देंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स लर्न टुगेदर। फर्स्ट, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ फिर समझाता हूँ। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ दैट अ डाइंग डिक्लेरेशन शुड नॉट बी एक्टेड अपॉन अनलेस corroborated, but ordinarily it is not considered safe to convict an accused person only on the basis of it। मतलब सिंपल मतलब है कि डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में सफिशिएंट है किसी को सज़ा दिलाने के लिए। मतलब ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आप डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे किसी को सज़ा नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा करना सेफ़ नहीं माना गया है ऑर्डिनरीली। मतलब कोर्ट ऑफ लॉ की प्रैक्टिस में ऐसा सेफ़ नहीं माना गया कि हम सिर्फ उसी स्टेटमेंट पे किसी को सज़ा दे दें डायरेक्ट और कोई एविडेंस और देखे ही ना। ठीक है, हम कर सकते हैं लेकिन ऑर्डिनरीली इसे सेफ़ नहीं माना गया है। सिंपल। क्यों नहीं माना गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ हियरसे एविडेंस नॉट मेड ऑन ओथ एंड इट्स वेरासिटी कैनॉट बी टेस्टेड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन इन द कोर्ट। बिल्कुल सही बात। ये एक हियरसे एविडेंस है। आपको जैसे पता ही है डाइंग डिक्लेरेशन एक हियरसे एविडेंस होता है। मतलब कि ये किसी और ने किसी और को कहा, फिर उसने आके कोर्ट में कहा, थर्ड पार्टी वाला है। क्योंकि जिसने कहा था वो तो मर चुका है ना, वो तो आ नहीं सकता। इसीलिए ये एक हियरसे एविडेंस है, ओथ पे नहीं होता है। शपथ किसको दिलाओगे, वो तो मर चुका है। और इसकी वेरासिटी को हम टेस्ट भी नहीं कर सकते क्रॉस एग्जामिनेशन से, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन किसका करेंगे, वो तो मर चुका है। तो इसीलिए एक ये पॉइंट हो जाता है, इसको डायरेक्टली किसी को एक्यूज पर्सन को गिल्टी साबित नहीं करने का। मतलब किसी को हम सज़ा नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम अपना माइंड में रखते हैं कि हाँ यार इसको सज़ा देना शायद सेफ़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हेयर से एविडेंस है, ओथ पे नहीं है, इसको हम क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते। ठीक है। सेकेंड इज द मेकर ऑफ सच अ स्टेटमेंट माइट बी मेंटली एंड फिजिकली इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। बिल्कुल सही बात। क्या पता वो जो मृत व्यक्ति है वो कन्फ्यूजन में हो कि उसको किसने मारा, पीछे से चाकू मारा। हो सकता है उसको कुछ दिखा हो कि यार ये तो वही है, शायद कुछ भी उसने देख लिया हो मरते टाइम, या फिर जब उसको मार रहा था, हिट कर रहा था तब। लेकिन वो कन्फ्यूजन में भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। गोली किसी ने चलाई छुप के, उसको लगा शायद वो है, पर ए है ही नहीं, वो तो बी था। तो फिर कन्फ्यूजन हो सकती है। अब वो ए के बारे में कुछ कुछ स्टेटमेंट दे के चला गया, ए को जेल हो गई, फांसी हो गई, कुछ भी हो गया, तो ए फंस गया ना बिना बात में। इसीलिए इसको ऑर्डिनरीली सेफ नहीं माना गया है। तो सेकंड यही है कि मेंटली एंड फिजिकली कन्फ्यूजन हो सकता है उसको। थर्ड इज़ वेरी ऑफन द डाइंग मैन टेक्स दैट लास्ट अपॉर्चुनिटी टू इम्प्लीकेट ऑल हिज एनिमीज़। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हालांकि इसके चांसेस कम है। माना जाता है कि मृत व्यक्ति, जो मरता हुआ व्यक्ति है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन क्या पता उसकी आदत ही इतनी झूठी होगी, वो मरते टाइम भी झूठी बोल रहा हो सकता है ना, कुछ भी पॉसिबल है। इसीलिए हो सकता है कि वो सोच रहा हो कि यार ये अब मैं मर ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं अपने एनिमीज़ का नाम ले लूँ। तो इसके भी चांसेस हैं, डिनाई नहीं कर सकते हम इसे भी। एंड फोर्थ इज़ इन वेइंग द एविडेंस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन
वेरियस फैक्टर्स और सर्कमस्टांसेस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्या क्या हम फैक्टर्स लेके चलते हैं? नेचर ऑफ इट्स कंटेंट, कंसिस्टेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स मेड एट डिफरेंट टाइम्स, बिल्कुल कि क्या कंटेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी है, मतलब उसने फ्लो में बताया, धीरे धीरे बताया, कैसे वो डाइंग डिक्लेरेशन कैसे करके गया है। कैपेसिटी टू रिमेंबर फैक्ट्स क्या थी? अपॉर्चुनिटी ऑफ डाइंग मैन फॉर ऑब्जर्वेशन टू आइडेंटिफाई असाइलेंट, क्या उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो उसकी तरफ इशारा कर पाए, मतलब किसी और लोगों के सामने जिसने उसे मारा है उसकी तरफ इशारा कर दे, उसका नाम ले दे, नाम लिख दे, ऐसा कुछ उसको क्या मिला, अपॉर्चुनिटी मिली? तो ये चीज़ भी हम कंसिडर करते हैं। एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम बिटवीन इट एंड द एक्सीडेंट, मतलब डाइंग डिक्लेरेशन देने से पहले और एक्सीडेंट के बीच में कितना गैप रह चुका है। वेदर द स्टेटमेंट मेड एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, या तो तुरंत ही ये सब हो गया, उसने तुरंत वो जैसे ही मरने वाला था उसको जैसे ही मारा गया उसने स्टेटमेंट दी किसी और को, या फिर इसमें काफ़ी गैप है। ये सब चीज़ें कंसिडर की जाती हैं डाइंग डिक्लेरेशन की वेइंग करने से पहले। वेइंग मतलब तराजू में तोलने से पहले उसको हम एविडेंस के तौर पे कितने वैल्यू देने वाले हैं, इसको जज करने से पहले ये सारी चीज़ें देखी जाती है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे केस लॉज हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट है स्टेट ऑफ असम वर्सेस एम अहमद, AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट का है। इन अ वाइफ बर्निंग केस द वाइफ रिमेंड अलाइव फॉर अबाउट 8 days। देखिए, वाइफ को जलाया गया, 8 दिन तक जिंदा रही, उसको बर्न इंजरीज काफ़ी हो चुकी थी, पर उसने किसी को नहीं बताया कि ये मतलब ऐसा उसके साथ किसने किया। लेकिन हुआ क्या, व्हेन हर अंकल विजिटेड हर, जब उसके अंकल गए उससे मिलने, देन शी स्टेटेड दैट हर हस्बैंड हैड सेट हर ऑन फायर, मतलब जब उसके अंकल गए तब उसने बोला कि हाँ हस्बैंड ने आग लगाई मुझ पे। तो ये मतलब क्वेश्चन उठा कि जब इसने 8 दिन हो चुके हैं, किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब अंकल गए उसके बाद इसने स्टेटमेंट ही बिल्कुल देनी शुरू कर दी। तो ये हमें लगा कि ये जो स्टेटमेंट है ना, सीम्ड टू हैव बीन ट्यूटर्ड बाय द अंकल, मतलब ये अंकल द्वारा ये उसके माइंड में डाला गया कि तू ऐसा कर दे या ऐसा बोल दे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंकल के जाने के बाद हुआ तो इस पर क्वेश्चन उठ गए। तो यही चीज़ है, यही फैक्टर हमने 4th पॉइंट में पढ़ा कि डेज है, कितना गैप है, ये सब चीज़ें कंसिडर की जाती है उसको वैल्यू देने से पहले, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। एंड सेकेंड इज नलम वीरा सत्यानंदम वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, और एक साइड नल्लम वीरा है, AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट। इसमें है इन द केस ऑफ मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस, अगर हो सकता है कि एक डाइंग डिक्लेरेशन ना हो, मल्टीपल हो, ईच डाइंग डिक्लेरेशन विल हैव टू बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स ओन मेरिट। कैसे? अब देखिए, एक से ज़्यादा कैसे हो सकती है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट इन द सेंस मतलब किसी ने किसी को मारा जानबूझ के, अब वो तो भाग गया, अब कोई उसका नोन आया, उसने उसकी, जैसे वो मरा था, हम मूवीज़ में देखते हैं वो गोद में कुछ स्टेटमेंट दिया उसने, ठीक है, वो स्टेटमेंट एक हो गई। अब उसको वो फटाफट हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत डॉक्टर्स को उसने कुछ बताया जब उसका इलाज चल रहा था। अब वो थोड़ा बहुत ठीक हुआ तो उसने फिर पुलिस आई या मैजिस्ट्रेट आए, उनको कुछ बताया, फाइनली वो मर गया। तो ये क्या हुआ, ये तीनों ही सिचुएशन पे ये क्या हो गई, मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ईच डाइंग डिक्लेरेशन विल हैव टू बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स ओन मेरिट एज टू इट्स एविडेंशियरी वैल्यू एंड वन कैनॉट बी रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अदर। बिल्कुल, एक को हम इसलिए रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद सब्सिक्वेंट इसने दे दी, नहीं, इन तीनों को ही इंडिपेंडेंटली जज किया जाएगा और इनको अलग अलग तराजों में तोला जाएगा और तीनों की ही वैल्यू होगी, जितनी एक की वैल्यू है उतनी सेकंड वाले की, उतनी थर्ड वाले की, ठीक है। ये केस यही कहता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस। अब हम जानते हैं अब हम जानते हैं प्रिंसिपल्स बाय सुप्रीम कोर्ट। प्रिंसिपल्स बाय सुप्रीम कोर्ट क्या है? खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में कि आप इन बातों को ध्यान में रखना डाइंग डिक्लेरेशन को उसकी एविडेंशियरी वैल्यू जज करने से पहले, ठीक है। क्या प्रिंसिपल्स हैं, एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ दैट अ डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन अनलेस corroborated। मतलब ऐसा कोई भी एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ नहीं है कि हम डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे किसी को सज़ा नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे हम किसी को सज़ा नहीं दे सकते। अ ट्रू एंड वॉलंटरी डिक्लेरेशन नीड्स नो corroboration। अगर एक ट्रू है, सच्ची है और स्वेच्छा से कोई स्टेटमेंट दी गई है, उसको corroboration की कोई ज़रूरत नहीं है। corroboration मतलब उसको किसी और एविडेंस के साथ मैच करना,
कि हाँ क्रॉस चेक करना, उसे हम कोरोबोरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में सफिशिएंट है किसी को सज़ा देने के लिए, अगर वो एक ट्रू है और वॉलंटरी है, उसको कोरोबोरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज अ डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट अ वीकर काइंड ऑफ एविडेंस, इसे आप कम मत समझना, ये वीकर काइंड ऑफ एविडेंस बिल्कुल भी नहीं है देन एनी अदर पीस ऑफ एविडेंस। मतलब जैसे और पीस ऑफ एविडेंस हो सकते हैं, उसी की तरह इसकी एक अपने आप में एक वैल्यू है, ठीक है। ये कोई भी वीक काइंड का एविडेंस नहीं है। मतलब स्टेटमेंट देने वाला मर चुका है, उसको हम क्रॉस चेक नहीं कर सकते, क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते, इससे आप ये नहीं सोचेंगे कि ये एक वीक काइंड ऑफ एविडेंस है, ठीक है। थर्ड वन इज अ डाइंग डिक्लेरेशन कैनॉट बी इक्वेटेड with a confession or evidence of approver as it may not come from a tainted source, ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन को आप कन्फेशन और एविडेंस ऑफ अप्रूवर से इक्वेट नहीं करेंगे, मतलब उनके बराबर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि कन्फेशन एक अलग चीज़ है, एविडेंस ऑफ अप्रूवर एक अलग चीज़ है, और हो सकता है कि ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये टेंटेड सोर्स से ना आई हो, ये एक बिल्कुल वैल्यूएबल पर्सन से आई हो और वो बिल्कुल सच कह रहा हो, तो हम इसको कन्फेशन की तरह नहीं ट्रीट करेंगे, इसका एक अलग अपना पायदान रहेगा, ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोर्थ, नेसेसिटीज फॉर कोरोबोरेशन अराइजेज नॉट फ्रॉम एनी इनहेरेंट वीकनेस। अब देखिए डाइंग डिक्लेरेशन में कोरोबोरेशन की सिचुएशन कब आएगी, और आएगी तो इसलिए नहीं कि उसकी इनहेरेंट वीकनेस है कुछ एज अ पीस ऑफ एविडेंस, नहीं, उसको कोरोबोरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? From the fact that the court in a particular case comes to the conclusion that a particular declaration is not free from infirmities। अगर कोर्ट को लगेगा कि हमें इसकी डाइंग डिक्लेरेशन को कोरोबोरेट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसमें कुछ इन्फर्मिटीज़ पाई गई है, मतलब कुछ कमियां पाई गई है, या फिर कुछ लैक ऑफ क्लैरिटी, हम इसे बोल सकते हैं कि लैक ऑफ क्लैरिटी है और कोर्ट चाहता है कि इसको क्लियर कर दिया जाए, तो वो कोरोबोरेशन के लिए बिल्कुल बोल सकता है। तो इस सिचुएशन में कोरोबोरेशन जायज़ है, और ये कोरोबोरेशन आया है इन्फर्मिटी की वजह से, ना कि कोई इनहेरेंट वीकनेस है इसलिए नहीं। इनहेरेंट वीकनेस का मतलब होता है जो इसमें इसके एक्ट में ही कुछ वीकनेस हो, या फिर इसके अंदरूनी हिस्से में कुछ वीकनेस हो, ठीक है, वो नहीं है, इसकी कुछ ऊपरी तौर पे इन्फर्मिटीज पाई गई, इसलिए इसको कोरोबोरेशन की जरूरत पड़ी। फिफ्थ, अ डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड बाय अ कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट in a proper manner in the form of questions and answers and in the words of the maker as far as practicable stands on a much higher footing, बिल्कुल, than a dying declaration which depends upon oral testimony which may suffer from all the infirmities of human memory and character। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोला है, अगर कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट है, प्रॉपर मैनर में है, क्वेश्चन एंड आंसर्स की फॉर्म में है, और वर्ड्स ऑफ द मेकर, मतलब जैसा जैसे उसने स्टेटमेंट बोली मरते हुए व्यक्ति ने, वही वर्ड्स रिकॉर्ड कर लिए गए मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रॉपर मैनर में, क्वेश्चन एंड आंसर्स की फॉर्म में, इसको मच हायर फुटिंग मिलेगी। और मच हायर फुटिंग का मतलब है ये अपने आप में सफिशिएंट है किसी को सज़ा दिलवाने के लिए, ठीक है। इसका कंपैरिजन किया गया देन अ डाइंग डिक्लेरेशन विच डिपेंड्स अपॉन ओरल टेस्ट। अगर ओरल टेस्टिमनी है, मतलब उसने मौखिक तौर पे बोला, विच में सफ़र फ्रॉम ऑल द इन्फर्मिटीज़ ऑफ ह्यूमन मेमोरी एंड कैरेक्टर, क्योंकि उसने ना ही मैजिस्ट्रेट को दिए बयान, ना ही किसी और को बयान दिए, ठीक है, और ना ही वो क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में थे, ना ही उसकी अपनी स्टेटमेंट की फॉर्म में थे, तो उसकी वैल्यू थोड़ा कम होगी। पर अगर मैजिस्ट्रेट वाली कंडीशन जो भी लिखी हुई है, कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट, प्रॉपर मैनर, क्वेश्चन एंड आंसर्स की फॉर्म में, और वर्ड्स ऑफ द मेकर, ये 4 कंडीशन है, इसको मच हायर फुटिंग मिलेगी, और यहाँ पे वो अपने आप में सफिशिएंट है, उसको कोरोबोरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बोला। एंड आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अब समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी ज़रा भी इससे हेल्प हुई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड बने रहिए लॉ बेस्टो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।